हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ एकता सोडी और आप सबका स्वागत है आज के हमारे एपिसोड में। स्वस्थ जीवन पे बात करते हैं हमेशा की तरह। आज हमारे साथ इस एपिसोड में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय बदादा हैं, जो प्रोफेसर और हेड हैं एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट पीजीआईएमआर के। और डॉक्टर साहब का इस फील्ड में एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्टीज़ है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक भी जो है वो हर घर में सुने जाने वाला नाम, बहुत कॉमनली लोग उसे शुगर कह के बुलाते हैं, लेकिन बेसिकली उस प्रॉब्लम को हम डायबिटीज़ कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जी, और डॉक्टर साहब, आपको अगर शुरू करना चाहें तो एक लेमैन की लैंग्वेज में कैसे डायबिटीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ कि डायबिटीज़ का मतलब है कि सपोज़ एक डैम है, उसके ऊपर में एक पर्टिकुलर लेवल पे पानी आ गया जी। उसके बाद अगर पानी लेवल ज़्यादा आएगा तो वो जी। निकल जाएगा उससे। जी। इसी तरह से डायबिटीज़ में क्या होता है, जो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है ब्लड के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल के तक रहती है, वो मेंटेन रहती है। अगर वो जब उससे ज़्यादा जाती है तो किडनी उसको बाहर एक्सक्रीट कर देती है। और जब किडनी उसको एक्सक्रीट करती है तो उसके साथ साथ वो क्या करती है कि पानी को भी एक्सक्रीट करती है। ग्लूकोज के साथ साथ पानी जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और जब पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है तो उसको प्यास भी ज़्यादा लगती है। और जब प्यास ज़्यादा लगती है और साथ में ग्लूकोज भी जा रहा है तो पर्सन को भूख भी ज़्यादा लगती है। तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि डायबिटीज़ में ग्लूकोज की एक मात्रा से ज़्यादा मात्रा हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके। सो क्या ये सिम्टम्स, अगर हम डॉक्टर साहब बोलें कि एज ग्रुप्स को लें या हम जेंडर कैटेगरी को लें, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसका कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप या कोई कैटेगरी नहीं है, तो क्या सिम्टम्स सबके सेम रहते हैं या कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके आने पे पेशेंट को एक बार सोचना चाहिए कि वो डॉक्टर को कंसल्ट करे या चेक करे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली सिम्टम्स तो जनरली हर एज ग्रुप में एक जैसे ही रहते हैं, बट जनरली जो 40 साल के बाद में जो डायबिटीज़ होता है उन लोगों को, काफ़ी लोगों को सिम्टम्स होते ही नहीं हैं। वो जब कोई आप टेस्ट कराते हैं, कोई सर्जरी कराने जाते हैं या फिर कोई आपका हेल्थ चेकअप होता है तो करीब करीब 30% लोगों को तभी पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। बाकी कुछ लोगों को जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। या फिर कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो भी एक सिम्टम होता है। और जनरली जो डायबिटीज़ के सिम्टम होते हैं, जो बच्चों में एक डायबिटीज़ होता है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, उसके अंदर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटीज़ के, जिसके अंदर की सिम्टम्स कम होते हैं। तो डायबिटीज़ की टाइप्स हैं जी, तो उन पे भी थोड़ा सा आप आप जैसा कि डायबिटीज़ की मेन रूप से 3 तरह की डायबिटीज़ के टाइप्स होते हैं। एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जनरली यंग एज में होता है, बिलो 25 ईयर्स पे होता है। और जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो जनरली 30 से 35 साल के बाद में होता है। और एक होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये मेनली 3 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये 3 तरह की डायबिटीज़ होती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ का जो कंट्रोल होता है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हो जाता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसका मदर पे तो इफेक्ट होता ही होता है। अगर वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहता है तो जो बच्चा ग्रो कर रहा है, फिटस जो है, उसके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट होता है। वो नॉट कि जब पेट में तब है, इवन डिलीवरी के बाद भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी रहता है। इसलिए जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करने का ज़रूरत होता है। सो अब जो फीटस है या जो बेबी होगा उस पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपने कहा कि रहता है, तो क्या मदर पे भी उसका इफेक्ट रहता है? बिकॉज जनरली देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद वो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाती है डायबिटीज़। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिन मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हुई है, उनमें से करीब करीब 30 से 40% मदर्स को
एक बार डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, जी। लेकिन 2 साल 3 साल बाद अगर वो ध्यान नहीं रखे तो फिर से डायबिटीज़ आने का संभावना होता है। कुछ लोगों को ये डायबिटीज़ कंटिन्यू ही हो जाती है, कुछ मदर्स को जो प्रेगनेंसी में आई, और कहते हैं कि 30 से 35% लोगों जिनको उतना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज प्रेगनेंसी में नहीं था उनको फिर डायबिटीज़ जनरली नहीं होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो प्रेगनेंसी के बाद में अपना एक्सरसाइज कितना करते हैं, डाइट का कितना ध्यान रखते हैं, उनका हेरिडिटरी कितना है, वो सब चीज़ें मिला करके डिसाइड करता है कि प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज़ जो हो गई थी प्रेगनेंसी में वो कंटिन्यू हो जाएगी या वो कंटिन्यू नहीं होगी। सो बेसिकली लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि डायबिटीज़। तो हम क्योर की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम जानना चाहेंगे और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे क्या प्रिवेंशन हो सकती है डायबिटीज़? बिल्कुल, ये प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मेडिकल लैंग्वेज में एक डायलॉग हम बोलते हैं जी कि एक अच्छा डॉक्टर होता है वो बीमारी को प्रिवेंट करता है जी, एक एवरेज डॉक्टर होता है वो बीमारी का इलाज करता है जी। जो एक खराब डॉक्टर होता है वो कॉम्प्लिकेशन का इलाज करता है जी। तो अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो बेसिकली बीमारी को प्रिवेंट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और जो प्रिवेंशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक चेंज आ गया लास्ट के 20 से 30 सालों के अंदर जी। वो एक चेंज आ गया कि पहले लोगों का फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छा रहता था, अभी धीरे धीरे क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया और कुछ सालों से तो लोग बाग कंप्यूटर, मोबाइल और कोविड के बाद में और ज़्यादा लोग जो घरों में बंद रहे उसके ऊपर में डिपेंडेंट हो गए, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। तो ये फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से क्या होता है कि वज़न भी बढ़ने लग जाता है। तो और जो डायबिटीज़ होने के लिए 2 महत्वपूर्ण कारण है, एक तो आपका आराम तलब जीव, मतलब आप सीडेंट्री लाइफ, काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं और दूसरा इम्पोर्टेंट है वज़न बढ़ना। ये 2 महत्वपूर्ण कारण है और जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुआ उसके अंदर ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आ गई है, इसकी वजह से डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है। और तीसरी चीज़ है कि डायग्नोसिस भी ज़्यादा हो रहा है। पहले किसी ज़माने में डायबिटीज़ के बारे में लोग उतना अवेयर नहीं थे, परवाह नहीं करते थे क्या करना है, पर अब डायबिटीज़ के बारे में लोग अवेयर भी है, इसलिए अचानक ये डायबिटीज़ का जो नंबर है एक तरह से बहुत बढ़ गया है। मतलब नोटिस में अब आना शुरू हुआ है, नोटिस में भी आना शुरू हो गया, नोटिस में आना भी शुरू हो गया और जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई इसलिए नंबर बढ़ भी गया है जी। तो सर अब आते हैं क्योर पे। किस तरह से इसको क्योर किया जा सकता है और क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं? लाइक एक बार डायबिटीज़ हो गया तो उसके बाद और जो हम इन लेमैन लैंग्वेज हम समझते हैं कि बाकी के बॉडी पार्ट्स पे भी उसका असर होता है, तो बेसिकली अगर आप मेडिकल टर्म्स में बताना चाहें तो क्या असर होता है? बेसिकली अगर आम भाषा में मैं बोलूँगा तो ये बोलूँगा कि डायबिटीज़ शरीर के किसी भी अंग को नहीं छोड़ता है। अगर एक बड़ा स्टेटमेंट देना है तो डायबिटीज़ शरीर के हर अंग को ख़राब करता है जी। उसमें जो महत्वपूर्ण अंग जिनको डायबिटीज़ ख़राब करता है उसमें एक तो आपकी आँखें हैं जी, आपका हार्ट है आपकी किडनीज़ हैं और आपके नर्व्स हैं जी। ये 4 ऑर्गन, और अभी हम देख रहे हैं कि लीवर पे भी असर आता है तो ये 4-5 ऑर्गन है जिसके ऊपर में डायबिटीज़ का बहुत सीधा इफ़ेक्ट होता है जी। और जस्ट आपको बताने के लिए कि डायबिटीज़ की वजह से आजकल जो आई डिपार्टमेंट में लोग पहुंच रहे हैं जी, डायबिटीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। अगर आपको 100 आदमी IOPD में जा रहे हैं किसी डिजीज़ को लेकर के, क्रोनिक डिजीज़ को, चश्मे के नंबर के अलावा जी, तो डायबिटीज़ सबसे महत्वपूर्ण कारण है फिर अगर हम किडनी के डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें भी जो किडनी फेलियर जो होता है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करते हैं फिर अगर आप हार्ट की बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हार्ट की बीमारी में भी लगभग 50% लोगों जिनको हार्ट की बीमारी उनको डायबिटीज़ है जी। फिर एक आपने डायबिटिक फुट के बारे में भी सुना होगा कि पैर के अंदर घाव हो जाता है, भरता नहीं है, फिर कभी कभी कंट्रोल ठीक से नहीं तो पैर को काटना भी पड़ता है, कुछ अंगुली कुछ टो काटना पड़ता है, अंगुली काटना पड़ता है, उस तरह का भी प्रॉब्लम होता है। तो उसका भी आजकल ट्रॉमा के बाद में, एक्सीडेंट के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कारण डायबिटीज़ है। तो मैं ये कहूँगा कि डायबिटीज़ एक तरह से एक मेजर फीडर हो गया एक तरह से इन सब बीमारियों के लिए। अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये दुनिया भर की जो भी बीमारियों के नाम अपन ने अभी गिनाए वो सब बीमारी होने की संभावना हो जाती है। तो अगर मैं ये भी कह सकते हैं अपन कि अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी इकोनॉमी में भी इफेक्ट कर सकती है।
जी। क्योंकि जब डायबिटीज़ होता है तो जो पर्सन है उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। और कुछ बीमारियां तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं कि उसके साथ हमेशा एक बंदे का रहना ज़रूरी होता है। तो अगर वो हमेशा एक बंदा उसके साथ हॉस्पिटल ले जाएगा, लाएगा, घर पे रुकेगा, तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी चली गई। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बड़ा असर आ सकता है अगर हम इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं या इसको प्रिवेंट नहीं करते हैं तो। क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाएंगे, फिर दवाइयाँ बढ़ जाएगी, फिर उसके अलावा वर्किंग आवर्स खत्म हो जाएंगे, जो बंदा काम कर सकता है। 50 साल की उम्र में अगर किसी को 40 साल में डायबिटीज़ हो गया, 50-60 साल में उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो जो प्रोडक्टिव लाइफ है जिसमें बंदा काम करता है 50 साल में एक्सपीरियंस के साथ, अगर उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत सारा नुकसान होगा। जी जी। तो ये है कि इसलिए प्रिवेंशन और नॉलेज और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए सिंपल रूल है कि आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते बोलते साहब मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया। आप उसके लिए तो कुछ दवाई नहीं लिखा, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, उसके लिए आप तो शुगर की ही दवाई लिखा। हम उनको यही बोलते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ गया, उसको रोकने का अलग से कुछ दवाई नहीं होता है। केवल आपका शुगर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका किडनी का भी बचाव हो जाएगा और हार्ट का भी बचाव हो जाएगा और आँखों का भी बचाव हो जाएगा। तो एक तीर से बहुत सारे शिकार कर सकते हो अगर आप अपना शुगर अच्छा कंट्रोल रखते हो तो। जी, आम घरों में शुगर को बहुत इग्नोर किया जा रहा है। आमतौर पे बुजुर्ग खास करके उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि वही एक ज़्यादा जो है टारगेट एक इस बीमारी के रहते हैं। तो वो सोचते हैं अरे शुगर ही तो है, कभी कभी खा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब उसी बात पे आते हुए कि मिथ्स क्या हैं डायबिटीज़ को लेके जिनको क्लियर करना चाहेंगे आप कि ये मिथ्स हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली हमने एक रिसेंटली किताब लिखी है मिथ्स एंड फैक्ट्स इन मेडिसिन। उसका हिंदी रूपांतरण अभी आएगा। तो उसमें हमने डायबिटीज़ के बारे में, मिथ्स के बारे में लिखा। तो सबसे कॉमन मिथ तो ये रहता है कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करे तो क्या फ़र्क पड़ता है, पेशाब ज़्यादा आएगा, ज़्यादा करेंगे, प्यास ज़्यादा लगी, ज़्यादा पानी पिएंगे, भूख ज़्यादा लगी, ज़्यादा खा लेंगे। जी बिल्कुल। तो ये डायबिटीज़ इतना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसको प्रिवेंट करना। तो ये सबसे पहला मिथ तो डायबिटीज़ का इलाज ज़रूरी है एक। नंबर 2, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब शुगर का बीमारी, शुगर का बीमारी का मतलब शक्कर, मतलब शक्कर नहीं खाना है, बाकी सब खाना है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। कोई भी मीठी चीज़ जो शक्कर डाली है या गुड़ डाला है या शहद डाला है उसको नहीं खाना, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे शुगर तुरंत बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम साहब वो शुगर चीनी नहीं खाना ना, शुगर वो तो गुड़ तो खा सकते हैं हम, शहद खा सकते हैं हम, वो नहीं खाना। दूसरा होता है कि ये सब कम कर दिया लेकिन रोटियां 5 खा रहे हैं एक टाइम में, तो वो भी नहीं खाना क्योंकि हमारा बॉडी इस तरह से बना हुआ कि आप डायरेक्ट शुगर नहीं भी खाते हैं तो खाना ज़्यादा खाते हैं तो वो अपने आप से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए खाना भी अमाउंट भी आपको कम करना है कि मतलब ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड खा रहे हैं कि वैसा नहीं करना। आपको जितना डाइट कैलोरी लिखा है उतना कैलोरी आपको लेना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज इज ए मेडिसिन, एक्सरसाइज इज ए मेडिसिन। ये हम सबको ये जानना कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप एक तरह से मेडिसिन ले रहे हैं। वो बहुत फायदेमंद है, आपके दिमाग को अच्छा रखता है, मेमोरी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है और हर तरह से आपकी बॉडी को फिट रखता है। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप 2-3 चीज़ें हर एक बंदे को, अब मैं ये बोलूँगा कि कोई बोले कि जी अभी तो क्या एक्सरसाइज करना, अभी तो यंग है जी, अभी तो 35 साल, अभी क्या एक्सरसाइज करना है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये एक्सरसाइज स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए। स्कूल के बच्चों को भी पता होना चाहिए और जो 80 साल के उनको भी पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज सभी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर बेसिकली एक्सरसाइज पे आएँ तो हर कैटेगरी के लोग, हर जैसे फीमेल को हम लगाएं अगर इन जनरल हमारे कन्वेंशनल जगहों पे, तो वो बाहर सैर तक भी करने नहीं जा सकते हैं। तो कुछ ऐसी रिकमेंडेशन है कि घर पे क्या किया जाए कि जिसका एक कितना टाइम के लिए क्या वर्कआउट, कैसा एक बेसिक जो हर कोई फॉलो कर सके अपने घर में अपने रूटीन में? तो सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि महिलाएं
या घर में जो होते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करती क्योंकि वो घर के काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं कि बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, जैसे वो उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी मान लेती है कि हस्बैंड का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इस गाड़ी के जो 2 पहिए बराबर होने चाहिए, एक ट्रैक्टर का और एक कार का नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो एक्सरसाइज का उतना उनको भी उतना ही ज़रूरत है जितना कि मेल मेंबर को ज़रूरी है। अब उसके बाद में जो बात आप बता रहे हैं कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जी, कम से कम लोग कहते हैं 40 मिनट करना चाहिए, पर मैं कहता हूँ 1 घंटा करना चाहिए जी। वो 1 घंटा इसलिए करना चाहिए कि जो इंडियन लोग हैं, हम लोग हैं, वो हम लोगों के अंदर डायबिटीज़ थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है बिकॉज हमारा जो सेंट्रल एब्डोमेन पेट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्री के लोगों से। इसकी वजह से हमारा डायबिटीज़ ज़्यादा ख़राब रहता है, इसलिए हमको ज़्यादा एक्सरसाइज का ज़रूरत है। तो कम से कम मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि हफ्ते में 5 से 6 दिन कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। और 1 घंटा एक्सरसाइज करने का मतलब है कि एक्सरसाइज जब आप करेंगे, अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई घुटने का प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका जो चलने का स्पीड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आपको कम से कम पसीना आ जाए। जब आपको पसीना आएगा तभी उस दिन की एक्सरसाइज आपकी सफल मानी जाएगी। अगर पसीना नहीं आ रहा, जैसे आप शाम को टहलने निकल गए, वो टहलना एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज करना है, तेज चलना है, और उसका स्पीड जनरली 8 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर वॉक करना चाहिए, तब वो अच्छा रहता है। अगर आप टाइम नहीं देख सकते तो आप थोड़ा, आपको ऐसा लगे कि अब थोड़ा सांस फूल रहा है जी, उस तरह का महसूस होने लगे, उतना स्पीड से अपने को चलना चाहिए जी। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हुई है जी। तो ऐसा होना चाहिए जी। हाँ, तो कुछ और नहीं कर सकते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि चलना चाहिए। जितना स्पीड से ब्रिस्क वॉक आप दिन में किसी भी वक्त निकाल के अपने आसपास वो भी कर सकते हैं। और दूसरी एक्सरसाइज, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्टूडियो में बैठा हूँ, ये पैर ऐसे आप बैठे हैं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम ये पैर का ये जो मांसपेशियाँ हैं, आपको ऐसे ऐसे बैठे बैठे आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और घर में जैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। वो डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो सिंपल एक्सरसाइज है, 5 से 10 मिनट में हो जाता है। जब भी आपको टाइम मिले आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक तरह स्ट्रेचिंग हो जाता है बॉडी का, और प्लस थोड़ा कुछ एक्सरसाइज भी हो जाता है, वो करते हैं। और चंडीगढ़ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि चंडीगढ़ 3 चीज़ों के लिए फेमस है, बारिश, खारिश और सिफारिश। क्योंकि चंडीगढ़ में बारिश बहुत होती रहती है, तो इसीलिए क्या होता है कि आधे टाइम पे आप कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे, कि वॉक तो जाएंगे नहीं ना, बरसात हो रहा है तो बहाना हो जाता है। छाता लेके तो कोई वॉक नहीं करेगा, लोग सोचेंगे क्या है यार, दिखा रहा है कि वो छाता लेके वॉक कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए घर का एक्सरसाइज का एक जरूर से पैटर्न होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जरूर घर का एक सिस्टम होना चाहिए। दूसरा एक काम करना चाहिए, पत्नी के साथ ही एक्सरसाइज करना चाहिए मेल मेंबर को, ताकि उनकी भी एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे हो जाए, है ना। तो उसका भी एक फायदा मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, अक्सर मेल मेंबर बाहर पार्क में घूमने के लिए चले जाते हैं, वाइफ घर में होती है, वो एक्सरसाइज नहीं करती, रादर घर के छोटे मोटे काम में बिजी रहती है। तो दोनों को मिलके एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा रीएनफोर्समेंट भी हो जाएगा, दोनों मिलके करेंगे और एक के साथ दूसरे का भी फायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो है कि हर कोई जिम नहीं जा सकता, हर कोई सैर के लिए नहीं जा सकता। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आप बैठे हो, आप अपने फुट मूव करते रहो, आप स्ट्रेचिंग कर लो, आप सूर्य नमस्कार कर लो। उससे आपका ये है कि एक रूटीन चलता रहना चाहिए, एक्सरसाइज, बॉडी मूव करना चाहिए। एक सवाल और मन में आ रहा है डॉक्टर साहब कि ये कोई एज कैटेगरी के हिसाब से भी एक स्केल होता है कि इतने से इतने एज के लोगों में अगर इतना लेवल है ग्लूकोज का बॉडी में तो ये ओके है, और किसी और कैटेगरी के लिए नहीं है? ऐसा है कि जनरली जो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस के लिए है वो तो एक कट ऑफ सब के लिए बराबर ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है जी, ठीक है। लेकिन कंट्रोल के मामले में ऐसा है कि कोई यंग पर्सन है जिसको हमें उम्मीद है कि भाई इसको कम से कम एक्सपेक्टेड है कि वो 50 साल जी सकता है जी, तो उसके अंदर तो बहुत अच्छा कंट्रोल रहना चाहिए ताकि उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जी। पर सपोज जो एक 80 साल की उम्र के कोई पर्सन है, उनको अगर अभी रिसेंटली डायबिटीज़ का पता चला और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनमें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक तो जब शुगर कम हो जाता है तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है उस एज ग्रुप में। दूसरा ऐसा होता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने का एक मेन पर्पज़ होता है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। तो जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो जनरली होने में 10 साल लगते हैं
8 से 10 साल लगते हैं। तो अगर कोई पर्सन को डायबिटीज़ 80 साल में 85 साल में हुआ तो हम ऐसा उम्मीद नहीं करते कि वो 100 साल से ज़्यादा जिएंगे इन जनरल। तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन का उतना डर नहीं रहता है। तो उस केस में बहुत टाइट कंट्रोल नहीं करें, पर कंट्रोल करें पर बहुत टाइट नहीं करें। तो ये थोड़ा वेरिएशन रह सकता है कि ज़्यादा एज में बहुत ज़्यादा टाइट का ज़रूरत नहीं, बट यंग एज में अच्छा टाइट कंट्रोल करना चाहिए ताकि उनको डायबिटीज़ के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जी, तो ये है कि ये तो हुआ कि वो एक स्केल आपने कहा कि सबका बराबर रहता है, डायग्नोसिस का स्केल बराबर रहता है। बस ये है कि जब एज फैक्टर हो जाता है तो एक ये भी सुनने को हम आई डोंट नो इट्स मिथ और व्हाट, ये भी मानते हैं कि बुजुर्ग कई बार कहते हैं कि शुगर कम हो गई है मेरी इमीडिएटली में, तो वो डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि ये ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू अगर बढ़ जाए, तो वो क्या चीज़ है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और ये एक तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी है। हाँ, और ये आप सही कहा कि शुगर ज़्यादा होने से भी कम होना और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि शुगर ज़्यादा होने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आने में। लेकिन जो शुगर कम हो गया उसका कॉम्प्लिकेशन इमीडिएटली आ जाता है। इन द सेंस कि अगर इमीडिएटली पता नहीं चला, उसका इलाज नहीं किया, तो पर्सन बेहोश हो सकता है, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए बेहोश हो जाता है तो ब्रेन डेड भी हो जाता है, और उससे ज़्यादा भी तो कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए शुगर का कम होना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमारे सभी व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि शुगर कम होने को मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि जब शुगर का लेवल 60 से नीचे जाने लगे तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और उस टाइम में मरीज को जैसे पसीना आने लगता है, घबराहट हो जाता है, धड़कन बढ़ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, कभी कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, या अगर इन सब के बावजूद भी अगर पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं होता कि उनका शुगर कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो फिर बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश हो जाते हैं खास तौर से जहाँ पे बुजुर्ग कई जगह पे अकेले रहते हैं, उनको डायबिटीज़ है, तो उनका अगर शुगर कम हो गया, कोई देखने वाला नहीं, तो पता नहीं चलेगा तो वो ज़्यादा देर तक बेहोश रह सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जिस भी घर में जिसको भी डायबिटीज़ है उनको तो पता होना ही चाहिए, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों को भी उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये एक बीमारी हो, ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो उस टाइम में शुगर चेक करना है। अगर 60-70 के नीचे जा रहा है तो अगर पर्सन जगा हुआ है, कुछ ले सकता है, तो उसको तुरंत खिलाना है। अगर वो नहीं जगा हुआ है, बेहोश है, तो उस टाइम में तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जा करके फ्लूइड लगा करके, ग्लूकोज लगा करके फिर उसको ठीक करना। जी, क्या एक्चुअली ये क्योरेबल है? क्या इस पे कुछ काम हो रहा है? जैसे कि हम ऐसा है कि डायबिटीज़ की बीमारी का जो पैथोजेनेसिस जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि होती क्यों है, अगर उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये होती क्यों है, तो इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, फिर आपका खान पान, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है। बिल्कुल। तो अगर आप हर चीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप किस किस को करेंगे, तो उसके लिए कि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना वो एक बेटर रहता है। और क्योर का जहाँ तक आप पूछ रही, क्योर हो सकती है। अगर क्योर का मतलब मैं बोलूँ कंट्रोल हो गई, एक तो वो क्योर नहीं है। क्योर का मतलब तो आपको सब कुछ दवाई बंद कर दिया फिर भी आप ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो भी दवाइयाँ हैं जो बनी है, जैसे कुछ दवाइयाँ कहते हैं कि इससे डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है या ठीक हो जाती है, उनके अंदर भी क्या होता है कि उनको डाइट कंट्रोल तो करना ही पड़ता है, उनको एक्सरसाइज करना ही पड़ता है, उनको वज़न भी कम करना ही पड़ता है। अगर वो फिर से उस सिस्टम में आ जाए कि वज़न बढ़ने लग जाए, एक्सरसाइज बंद हो जाए, खाने पीने का कंट्रोल ख़राब हो जाएगा, तो वो फिर से आ जाता है। तो रिवर्स का मतलब मैं यहाँ पे यही कह सकता हूँ, क्योर का मतलब यही कह सकता हूँ कि आपका मिनिमम दवाई में अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल है तो हम उसको हाल फिलहाल क्योर बोलते हैं, बट या रिवर्स करना बोल सकते हैं। बट सही मायने में ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने आप को डायबिटीज़ नहीं होने के लिए क्या करना है, वो डे 1 से शुरू कर देना चाहिए। अच्छा एक्सरसाइज करना, खाना पीना कंट्रोल करना, दिमाग पे टेंशन नहीं रखना, और अगर आपके परिवार में आपको किसी को डायबिटीज़ है तो आपका टाइम पे डायबिटीज़ को चेक करते रहना है, ताकि आपको अर्लीस्ट स्टेज में डायबिटीज़ का पता चल सके और आप उसका रोकथाम कर सकें या उसका इलाज जल्दी से कर सकें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो।
जी जी। सो वही कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर फैमिली हिस्ट्री भी है, खासकर घर में बुज़ुर्ग हैं, सो कुछ ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ घर में हैंडी होनी चाहिए है, खासकर के जो आपने बताया कि जब ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं तो उस केस में सबसे इजी रहता है जूस वगैरह दे सकते हैं। वो थोड़ा इजी रहता है देना, होता है या फिर आप ग्लूकोज पाउडर रख सकते हैं, वो भी थोड़ा देना इजी, फटाफट पानी में घोल के आप थोड़ा सा दे सकते हैं, वो भी एक ठीक रहता है जी। या कुछ टॉफ़ी वगैरह दे सकते हैं, बट आई थिंक फ्रूट जूस और शुगर पाउडर, ग्लूकोज पाउडर, वो आई थिंक दे आर द बेस्ट 2 थिंग्स, वो हमेशा रहना चाहिए। और इसके अलावा आप जब कभी जर्नी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपकी पॉकेट में कुछ चीज़ ऐसी होना चाहिए ताकि, क्योंकि वो कभी भी अगर रास्ते में जाते समय हो गया तो आप कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे ऐसे। जी। सो आज डॉक्टर साहब ने बहुत बेसिक तरीके से, बहुत आपकी और मेरी भाषा में हमें समझाया है कि डायबिटीज़ या शुगर जिसे हम कहते हैं घर में, वो है क्या, और उसके बारे में जो जानकारी हमें आज मिली है, आई होप कि आज जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल, अपने रूटीन को चेंज करके उसको अपने रूटीन में लाएंगे, क्योंकि शायद आज जो हमने डिस्कस किया इससे पहले ये नहीं सोचा होगा कि ये सारी बीमारियों की जड़ है, यहाँ से बाकी की बीमारियाँ शुरू होती हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर संजय बराड़ा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, PGIMER चंडीगढ़। और आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ। धन्यवाद।